ओके जी। तो फटाफट से हमने ये बहुत बढ़िया तरीके से सारे लॉजिक करे, कुछ एक दो छोटी छोटी सी चीजें और कर लेते हैं और फिर हम करेंगे पूरा का पूरा चैप्टर एकदम मक्खन। और देखना क्वेश्चंस कैसे करोगे तुम लोग खुद। चलो जी, एक छोटी सी चीज और है, एक वर्ड का मीनिंग और देखेंगे भैया, लिवरेज। लिवरेज, लिवरेज एनालिसिस बोलते हैं वैसे तो, लिवरेज वर्ड यूज करेंगे हम। लिवरेज इज द स्टडी ऑफ रिस्क। और रिस्क क्या होता है? रिस्क देखो, एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। समझो इस बिल्डिंग का रेंट है 1 लाख रुपए। अब चाहे बच्चे हो या ना हो, हमें तो रेंट देना ही देना है, ये रिस्क है। अब स्टूडेंट्स को हम बुक्स देते हैं, तो बच्चों से फीस आएगी तो हम उनकी बुक लेंगे और दे देंगे। तो बुक्स की कॉस्ट हमें तभी आएगी जब बच्चों से फीस आएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट कभी रिस्क नहीं होती, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट हम इंकर ही तभी करेंगे जब प्रोडक्शन होगी, जब वहां से पैसा आएगा तभी तो वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट अ रिस्क, रिस्क होती है फिक्स कॉस्ट। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करें तो एक इक्विटी है और एक डेट है। तो डेट पे जो इंटरेस्ट है वो तो आपकी जेब से जाएगा ही जाएगा। भाई इक्विटी पे आपने 1-2 साल रिटर्न नहीं दिया तो शेयर का थोड़ा प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में आपको कोई लॉस तो नहीं होगा ना। हाँ, लेकिन शेयर का प्राइस कम हो जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन यहां पे हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? रिस्क की, रिस्क की। और रिस्क का मतलब है फिक्स्ड कॉस्ट। तो डिबेंचर जो है, जिस पे जो इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड कॉस्ट है, तो डिबेंचर इज कंसिडर्ड एज अ फिक्स्ड कॉस्ट। इसीलिए जिस बिजनेस, जिस कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में, जिस कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ इक्विटी होती है या फिर इक्विटी एंड डेट होता है, तो अगर डेट है तो फिक्स कॉस्ट है, और फिक्स कॉस्ट है तो रिस्क है, और रिस्क का मतलब लिवरेज। तो इसको हम लिवरेज्ड बिजनेस बोलते हैं, लिवरेज्ड बिजनेस। और ये हुआ अनलिवरेज्ड बिजनेस, इसमें लिवरेज का इफेक्ट नहीं है, इसमें रिस्क का इंपैक्ट नहीं है। अब लिवरेज वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आया, तो अब जरा यहां पे देखो भैया, मैंने आपको सिचुएशंस बताई थी, कहां पे डेट के होने की वजह से फायदा होता है और कहां पे डेट के होने की वजह से नुकसान होता है। तो डेट फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट लिवरेज। तो यहां पे लिवरेज होने की वजह से आपको फायदा है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव लिवरेज। मतलब फिक्स कॉस्ट के होने की वजह से इक्विटी को फायदा होता है, मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर बढ़ता है, और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव लिवरेज इफेक्ट। तो एक पॉजिटिव लिवरेज इफेक्ट, एक नेगेटिव लिवरेज इफेक्ट। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कह लो या लिवरेज इफेक्ट कह लो, बात एक ही है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट बना है जिस कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट के होने की वजह से अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है, तो मार्केट प्राइस बढ़ जाता है, उसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। तो उसको हम लिवरेज इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो जरा वर्ड्स देखो, वर्ड्स। अब जब तक आपको लिवरेज का मीनिंग ही समझ नहीं आएगा, तब तक बुक में अगर लिवरेज लिखा है तो वो कैसे समझ आएगा? समझो बात को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो मैंने आपको बताया करंट लायबिलिटीज हो, करंट असेट्स हो। अब करंट असेट्स में जैसे आपके पास डेटर्स हो, कैश में माल बेचें या उधार में माल बेचें, फाइनेंस मैनेजर बताएगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो, कितने महीने का स्टॉक भर के रखें, क्योंकि स्टॉक भर के रखोगे पैसा लगेगा, पैसा ब्लॉक हो जाएगा, और एवरी रुपी हैज अ कॉस्ट बिहाइंड इटसेल्फ। तो जब भी पैसा ब्लॉक होगा एक फाइनेंस कॉस्ट आएगी, तो उस फाइनेंस कॉस्ट को आप उस स्टोर करने से आपको जो बेनिफिट होगा, एक भी कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए, भैया किसी भी डिजाइन की साड़ी मांग ले हमारे पास होनी चाहिए, तो स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा।
तो देखना पड़ेगा कि एक दो कस्टमर खाली चले जाएं तो आपको कितना नुकसान होता है, और या फिर अगर आप इतना सारा स्टॉक भर के रखते हो तो आपको क्या कॉस्ट आती है। तो देखना पड़ेगा किसमें आपका फायदा और नुकसान है। स्टॉक भर के रखने से बेनिफिट कितना है कि एक भी कस्टमर नहीं जा रहा तो हमें बेनिफिट है, हमारी सेल्स बढ़ गई, लेकिन कितनी बढ़ी, और फाइनेंस कॉस्ट कितनी आई। अगर बेनिफिट ज्यादा है फाइनेंस कॉस्ट से, खूब स्टोर करो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 महीने की जगह 3.5 महीने का करो। लेकिन अगर बेनिफिट कम है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो स्टोरेज कम कर दो, ताकि आपके बिजनेस की लॉसेस कम हो जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसे हम आपके बिजनेस को स्ट्रांग बनाएंगे, छोटे से छोटा डिसीजन लेना सिखाएंगे। फिर एक चीज होती है कैश बैलेंस, कि आपकी जेब में कैश कितना होना चाहिए। समझो आपके क्लाइंट्स आते हैं, कैश देते हैं, आपको भी काफी कैश की जरूरत पड़ सकती है। वैसे तो आज की तारीख में यूपीआई बैंकिंग ट्रांजैक्शन इतना स्ट्रांग हो गया, अब कैश होता नहीं है, लेकिन आपकी बुक में है इसलिए हम आपको बताएंगे। लेट काफी सारा डीलिंग कैश में होता है। अब अगर आप डेली का डेली कैश बैंक में जमा कराने जाओ और जब भी जरूरत पड़े बैंक से निकलवा के लाओ, तो एक बंदा जमा कराने के लिए चाहिए, एक बंदा निकलवाने के लिए चाहिए। बार बार जमा करवाना है, बार बार निकलवाना है, आने जाने की कॉस्ट, इसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। कि डिपॉजिट करने जाएंगे, निकलवाने जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, बंदे की सैलरी है जो जमा करा रहा है निकलवा रहा है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है। और अगर हम ऐसा ना करें, अरे भैया रहने दे बहुत कॉस्ट आ रही है, हम अपनी जेब में रखे रखें करोड़ों रुपए, ऑफिस के गल्ले में पड़े हैं, तो भैया वो पैसा रखा है आइडल, तुमने उसे कहीं इन्वेस्ट करके कमाया तो है ही नहीं। ओहो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट में अभी एक चीज और बताऊंगा, पहले ये बताऊंगा, ठीक है जी। अगर तुम उसे आइडल रखते हो, मतलब कैश बैलेंस अपनी जेब में रखते हो, तो तुमको आएगी एक फाइनेंस कॉस्ट, क्योंकि एवरी रुपी हैज अ कॉस्ट बिहाइंड इटसेल्फ। तो पैसा तुम्हारा थोड़ी है, या तो इक्विटी का है, लेंडर का है, तुमने अपनी जेब में रख रखा है। भैया वो तो अपनी रिटर्न मांगेगा, लेकिन तुमने उस पैसे को इन्वेस्ट तो किया ही नहीं, रिटर्न तो आई नहीं, तो दोगे कैसे, दोगे कैसे रिटर्न। और अगर रिटर्न नहीं दे पाए तो तुमको पता है मार्केट में शेयर का प्राइस गिर जाएगा, तुम्हें नुकसान हो जाएगा। ये तो अजीब सी आपा है यार। अच्छा दूसरी चीज, अगर तुमने कैश का बैलेंस अपनी जेब में रखा तो फाइनेंस कॉस्ट आ रही है तुम्हें, आइडल रखने की कॉस्ट, क्योंकि एवरी रुपी हैज अ कॉस्ट बिहाइंड इटसेल्फ। और अगर तुम बार बार उस कैश को इन्वेस्ट कर देते हो, पैसा जरूरत होती है तो इन्वेस्टमेंट बेचते हो, अब इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट बेचना, तो गवर्नमेंट छोटे मोटे टैक्सेस लेती है, पता है आपको, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हैं इसको, और भी अदर टैक्सेस लगते हैं डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट करना और इन्वेस्टमेंट बेचने में, तो वहां पे आपकी कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है। अब अगर छोटे से छोटा अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो, जरूरत पड़ती है बेचते हो, तो बार बार आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, बहुत सारा पैसा अपनी जेब में रखते हो, तो आपको फाइनेंस कॉस्ट आती है। अरे भैया कॉस्ट ही कॉस्ट है, इसको कैसे लड़ें। अब हम आपको एक लॉजिक सिखाएंगे प्रैक्टिकली, फ्यूचर में आप बीबीए करोगे, बीकॉम करोगे, एमबीए करोगे, एमकॉम करोगे, सीए करोगे, सीएमए करोगे, उसमें सिखाएंगे, उसमें कि आपके बिजनेस को देखते हुए, आपके बिजनेस के साइज को देखते हुए आपको कैश का कितना बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, ताकि उससे कम है तो नो इन्वेस्टमेंट्स, उससे ज्यादा है तो तुरंत इन्वेस्टमेंट, ताकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्लस फाइनेंस कॉस्ट मिनिमम हो सके। इसको हम मिनिमाइज कर देंगे, मिनिमाइज, ठीक है जी। तो इसके लिए हम फ्यूचर में एक फॉर्मूला बनाएंगे, और वो फॉर्मूला निकलेगा कहां से, आपने जिसने भी मैथ्स पढ़ रखा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मैक्सिमा मिनिमा, उस चीज से इसका फॉर्मूला डिराइव हुआ है। हम आपसे फॉर्मूला डिराइव नहीं करवाएंगे, फ्यूचर में बस बता देंगे ये फॉर्मूला है, लेकिन वो निकला किससे है, मैथ से, मैक्सिमा मिनिमा। ये यूज है मैथ्स का फ्यूचर में, कॉमर्स साइड में, समझो बात को।
तो ऐसा नहीं है हर सब्जेक्ट अलग अलग है, हर सब्जेक्ट एक तरीके से एक ही चीज को काम करेगा। ये सब एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं है। समझो बात को, कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट करेंगे फ्यूचर में एक दूसरे को, एक दूसरे के बिना सब अधूरा है। इसको बोलते हैं कैश बैलेंस, इसको बोलते हैं कैश बैलेंस। अब एक लास्ट चीज और देख लो ये भी फाइनेंस मैनेजर बताएगा कि आपके बिजनेस के हिसाब से कितना कैश बैलेंस होना चाहिए। उससे कम है नो इन्वेस्टमेंट, जेब में रखो। उससे ज्यादा है तुरंत इन्वेस्टमेंट कर दो। इतना बैलेंस मेंटेन करोगे अगर, तो आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी, और टोटल कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी पैसे की, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो फाइनेंस कॉस्ट, तो आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। और यहां पे हम कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं? हम आप यहां पे बात कर रहे हैं वेल्थ की, कि मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ेगा। फिर एक लास्ट चीज होती है कैश बजट्स। अब कैश बजट क्या होता है? कैश बजट को जानने से पहले सिर्फ सबसे पहले एक छोटी सी चीज समझो आप। एक होता है अगर आपका एक्सेस कैश है और वो कैश आपकी पॉकेट में रखा है, कैश उठाया मार्केट से पॉकेट में रख दिया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो पैसा आपका नहीं है। एवरी रुपी हैज अ कॉस्ट बिहाइंड इटसेल्फ। उस पैसे को आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉस्ट देनी पड़ेगी, लेकिन आप कमा तो रहे नहीं हो, आइडल रखा है, तो आपको नुकसान हो रहा है, मार्केट में शेयर का प्राइस गिरेगा। तो इसका मतलब अगर एक्सेस कैश है तो उसे इन्वेस्ट करना कंपलसरी है, कुछ कमाना कंपलसरी है, वरना आपको कोई नुकसान हो गया। पैसा आइडल नहीं पड़ा हो सकता। सिमिलरली शॉर्टेज ऑफ फंड्स, समझो अब आप अभी लेट क्या आप हो, 12th में हो, लेट 12th में हो, ठीक है जी। तो आपको आगे चल के सीए, सीएमए, सीयूटी जो भी करना है हम सब कराते हैं, और बहुत कॉन्सेप्चुअली कराते हैं, ठीक है जी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अब उसके लिए लगेगी फीस। लेट आपने हमसे कहा सर मेरे को सीयूटी करना है, मेरे को सीए करना है, मेरे को सीएमए करना है, सीएस करना है, ये करना है, वो करना है। हमने कहा भैया हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत टॉप क्लास फैकल्टीज मिलेंगे आपको, एकदम A1, ठीक है जी। तो आपने कहा ठीक है सर मुझे सीए करनी है। हमने कहा ठीक है, हमारी फीस है 25,000 रुपए। तो आपने कहा ठीक है सर। आपने पेरेंट्स से कहा सर पापा पापा मम्मी मम्मी मुझे ना सीए करनी है, सर की फीस 25,000 रुपए। तो पेरेंट्स ने कहा बेटे 25,000 रुपए हम आपको 1 साल बाद दे सकते हैं, अभी नहीं दे सकते। तो अगर शॉर्टेज ऑफ फंड्स है तो क्या होगा? अगर सही टाइम पे आपको फंड्स ना मिले तो क्या होगा? अब आपका फ्यूचर 1 साल लेट हो जाएगा। सोचो बात को, फ्यूचर 1 साल लेट हो गया। आप 1 साल जल्दी सीए बन जाते, अब आप 1 साल लेट सीए बनोगे। सीए बनने के बाद लेट आपकी फ्रेशर सैलरी होती 30 लाख रुपए, तो 30 लाख रुपए चले गए आपके, सिर्फ इसलिए क्योंकि 25,000 रुपए आपको टाइम पे नहीं मिले। ये इंपैक्ट होता है सही टाइम पे पैसा ना मिलने से। तो अगर शॉर्टेज ऑफ फंड्स है तो बिजनेस को काफी लॉस उठाने पड़ सकते हैं। इसीलिए सही टाइम पे जब भी बिजनेस को फंड्स की जरूरत है तो उसको फंड्स मिलने चाहिए। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, इसीलिए हमको बनाने पड़ते हैं कैश बजट। कैश बजट हम बनाते हैं मंथली, जनवरी, फरवरी, मार्च एटसेट्रा। कहां कहां से पैसा आएगा, कहां कहां पैसा जाएगा, फिर हम निकालेंगे इसका बैलेंस। फिर हम देखेंगे किस किस महीने में हमारे पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स होगी और कब कब एक्सेस होगा। लेट जनवरी में एक्सेस, फरवरी में एक्सेस, मार्च में शॉर्टेज। तो अगर एक्सेस मनी है तो ये 2 महीने के लिए, क्योंकि मार्च में हमको चाहिएगा पैसा, शॉर्टेज है। ये भी 1 महीने के लिए क्योंकि हमको मार्च में पैसा चाहिएगा। तो हमें क्या करना है, पहले से पहले रेडी रहना है कि जनवरी में हमारे पास इतने रुपए एक्सेस होंगे, तो उस फंड्स को हम कहां इन्वेस्ट करें, क्योंकि 2 ही महीने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कहां इन्वेस्ट करें ताकि हमें रिटर्न अच्छा मिल जाए, और 2 महीने में बेचना भी है क्योंकि हमें पैसे की जरूरत है। तो पहले से पहले इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि पैसा आए तुरंत उस इन्वेस्टमेंट में हमने इन्वेस्ट कर दिया।
क्योंकि पैसा आने के बाद अगर हम ये सोचेंगे कहां इन्वेस्ट करना है, डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करेंगे, बेटे तब तक तो 1-1.5 महीना निकल जाएगा, मार्च आ जाएगा, फिर हम कहेंगे भैया इन्वेस्ट क्या करना, अब तो यूज होगा क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फंड्स है। तो 2 महीने आपका पैसा आइडल पड़ा रहेगा, और आइडल पड़ा रहेगा तो आपको कोई लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपके पास एक्सेस मनी है तो पहले से पहले तैयार रहना है कि कहां इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन यह तभी हो सकता है जब पहले से पहले आपको पता हो कि किस महीने में आपके पास एक्सेस मनी होगी। इसको बोलते हैं प्रो। इसीलिए जो सीईओ सीएफओज होते हैं, अरे 100 करोड़ रुपए की सैलरी ऐसे ही नहीं मिलती है, बहुत डिसीजन मेकिंग करनी होती है, प्रो रहना पड़ता है, फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ती है, स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है, और उसके लिए बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए उसको। ये नहीं धक्के मार के बस किसी तरीके से कोर्स कर लिया, याद करके पेपर कर दिया, भाई साहब आ गए 100 में से 100, कहानी खत्म। अरे नहीं, अगर वो कोर्स आपको आता है सही में तो मिलेंगे नंबर कह रहा हूं, तो मिलेगी आगे जॉब्स, वरना नहीं मिलेगी। मैं खुद ऑल इंडिया टॉपर हूं, मैं फिर कह रहा हूं ऑल इंडिया टॉपर इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है जी, हां लेकिन अगर मैं इंटेलिजेंट हूं तो मेरे नंबर क्यों नहीं है? सिंपल सी बात, ये भी एक पॉइंट है। इसीलिए मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन मार्क्स तो आ गए, रट के आए हैं कि समझ के आए हैं, वो हम पूछेंगे इंटरव्यू में, प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप प्रोसीड करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। उसी के हिसाब से आप तरक्की करोगे। डिग्री के हिसाब से तरक्की नहीं करते। अगर डिग्री के हिसाब से तरक्की करते तो सारे सीए, सारे डॉक्टर, सारे इंजीनियर सेम होते, अलग अलग क्यों होते? समझो बात को। तो इसीलिए बहुत ज्यादा प्रो रहना पड़ता है। ऐसी जब शॉर्टेज ऑफ फंड्स होगी तो आपको पता होना चाहिए मार्च में शॉर्टेज ऑफ फंड्स है तो हमें लोन चाहिएगा। अब ऐसा तो नहीं है आज हम फोन करेंगे बैंक को तो कल लोन मिल जाएगा, प्रोसेस होता पूरा का पूरा लंबा खासा, 1.5 महीना लगता है। तो अगर मार्च में पैसा चाहिए तो हमें जनवरी से लोन प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो पहले पता तो चले कि मार्च में हमें शॉर्टेज ऑफ फंड्स होंगे, तभी तो हम जनवरी में लोन एप्लीकेशन फाइल करेंगे। पता चला मार्च में पैसे की जरूरत है, मार्च में लोन की एप्लीकेशन फाइल करी है, लोन सेक्शन हुआ है मई में, अब तो बिजनेस को मोटा ताजा लॉस हो गया, अब तो क्या करना है? तो अगर ऐसे आपने अपने फंड्स को मैनेज नहीं करा, कैश को मैनेज नहीं करा, तो आपको बिजनेस में हर जगह लॉस हो जाएगा और फिर आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको प्रो रहना जरूरी है, इसीलिए कैश बजट जरूरी है। अब हमने जितना पढ़ा है ये आपको ध्यान रखना है, एक बार फिर दोबारा देख लो, नोट्स बना लो। अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पूरी की पूरा चैप्टर एकदम मक्खन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।